ड्रग्स भी अरे ये बहुत बड़ा चैप्टर है अभी, इसमें बहुत सारा ढेर सारा है। गुड इवनिंग अयान। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फाकिया अभी भी नहीं आई, किधर पता नहीं रह गई। चलो तब तक स्टार्ट करते हैं। लेट हर कम। देखो भाई, तो मैं बता रहा था इंटरनल या सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो फिजिकल बैरियर थे, जो फिजिकली हमारे बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं जाने देते। और फिर जो इंटरनल डिफेंस है ना, तो मैंने आपसे ये बताया था कि जो हमारी इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म है, इंटरनल डिफेंस, तो इंटरनल डिफेंस को ही हम लोग बोलते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये मैं आपको इसीलिए इलाबोरेट करके बता रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और नीट में और आते ही आते हैं, ये तय है कि क्वेश्चन आएंगे। हालांकि आपसे बोर्ड में भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ाने का सिर्फ यही रीजन है। अब इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि देखो सबसे पहले आते हैं इसमें सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर मतलब ये वो सेल्स हैं जिनको कि हम काप्सेल्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी वगैरह, जो क्या करती हैं कि वो सेल्स जो किसी भी तरह के डिजीज को, किसी भी तरह के पैथोजन को, किसी भी तरह के एक्सटर्नल अटैकर को रोकने के काम करती हैं। तो देखो सेलुलर बैरियर में सबसे पहले हमारी आती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और दूसरी आती है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस। और तीसरा हमारा आता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, है ना। तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो गई। और फिर इन्हीं में हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में फर्दर दो टाइप की हो जाएंगी। और ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये फंक्शन करती है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, है ना। तो ये वो सेल्स हैं, सेलुलर बैरियर हैं, जो किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म को के अटैक को हमारी बॉडी में रोकने का काम करते हैं, है ना। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर मैंने आपको बताया था कि हमारे क्या बोलते हैं, एक सेल में अटैक हुआ, उसने आस-पास के सभी तरह की जितनी तरह की सेल्स होती हैं, उनको बता दिया भाई कि अटैक हुआ है ना। और इसके बाद फिर साइटोकाइन बैरियर के बाद फिर यहाँ पे आता है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। अब स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म अलग है, वो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है जिसमें कि हमारी फंक्शन करती हैं कौन सी, ये एंटीबॉडीज वगैरह हमारी फंक्शन करती हैं, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म, फिर इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म, और इसी के बाद फिर आता है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। तो तीन तरह की डिफेंस मैकेनिज्म है। वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अब इसके बाद एक स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है अलग से। तो एंटीबॉडीज को हम थर्ड कैटेगरी में रखते हैं, रादर देन थर्ड कैटेगरी, इसको एक अलग ही कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। और उसमें हम लोग एंटीबॉडीज का मैं आपको वो बता चुका हूँ। तो अब सबसे पहले आइए हम लोग इसे सेलुलर बैरियर है ना। तो सेलुलर बैरियर में मैंने आपको बताया था कि विच इंक्लूड डब्ल्यूबीसी, इन्फ्लेमेटरी सेल, है ना। ये मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा सेलुलर बैरियर, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स। तो फर्स्ट है व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स। सर लिम्फोसाइट्स भी सेलुलर बैरियर्स में आएंगे ना? कुछ कह रहे हो, कोई कुछ कह रहा है क्या? ऐसा कुछ कह रही हो क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, तेज सर मैं बोलो कह बेटा, रही कुछ कह हूँ रहे हो। लिम्फोसाइट्स भी सेलुलर बैरियर्स में आएंगे ना? लिम्फोसाइट्स, हाँ इसमें ये मैक्रोफेज उसी में आएंगे। वो मैक्रोफेजेस में लिम्फोसाइट्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली। ओके सर। अब देखो व्हाइट ब्लड कार्ड सेल्स है ना, इनको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। चलो
अब स्टार्ट करते हैं व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, ल्यूकोसाइट्स। तो नोट करेंगे, द रेस इन नंबर ऑफ WBC, the rise in number of WBC is called leukocytosis, is called leukocytosis. Rise in WBC is called leukocytosis. मैंने बताया था कि ये अपना शेप चेंज कर सकती हैं, ये फैसिलिटी इसलिए मिली है ताकि ये ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल आए और वहां पर जाकर के जहां पे पैथोजन है वहां पे जाके उसको मार सकें, है ना। तो नोट करेंगे, दे क्रीप आउट, बहुत इंपॉर्टेंट है, दे क्रीप आउट ऑफ कैपिलरीज, दे क्रीप आउट ऑफ कैपिलरीज बाय अमीबॉइड मूवमेंट। याद है ना, बताया था ना मैंने लास्ट क्लास में, याद है ना आपको, दे क्रीप आउट, याद है कि नहीं भैया, जल्दी बताओ भाई लोगों, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरे भैया। सर लास्ट क्लास में ये नहीं बताया था। अ, अच्छा तो अच्छा, पता है कि नहीं पता है कि दे क्रीप आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ये बताओ कभी बताया कि नहीं बताया, जल्दी बताओ। यस सर यस पता सर, है। अच्छा 11th ठीक है, में था। मैं बता देता हूँ फिर से अगर किसी को नहीं पता हो। ये ब्लड, इनको मैंने बताया था आपको कि इनका शेप इसलिए फिक्स नहीं होता, शेप ना फिक्स होने के पीछे इनका एक बेनिफिट है कि ये अपना शेप चेंज कर लेती हैं। तो ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो जगह होती है, मान लो बैक्टीरिया यहाँ पे है, अब ये तो ब्लड कैपिलरी के अंदर है WBC, तो कैसे खाएगी, तो ये क्या करती है, इन ब्लड कैपिलरीज के बीच में थोड़ी सी जगह होती है, उस जगह से क्रीप आउट होके बाहर निकल आती है, ये यहाँ से ऐसे इन दरारों से अंदर बाहर निकल आती है, तो क्रीप आउट करके बाहर निकल आती है और बाहर निकल के इसको खा लेती है ना। इसलिए ये अपना शेप चेंज कर लेती है और ये बेनिफिट होता है शेप चेंज करने का। सो नोट करेंगे, द क्रीप आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी बाय अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट into intercellular spaces, into intercellular spaces if there is infection, if there is infection. This process is called, this process is called diapedesis. This process is called diapedesis. ये क्वेश्चन नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 बार, डायापिडेसिस क्या होता है। This process is called diapedesis. इनका हाँ प्रोसेस दोबारा से रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, ल्यूकोसाइट creep out of capillary by amoeboid movement, by amoeboid movement, and this process is called by amoeboid movement, and this process is called diapedesis. ओके ठीक है, ओके नेक्स्ट, they help to fight in different ways. A, न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स कैसे फंक्शन करती हैं, न्यूट्रोफिल्स दे हेल्प इनगल्फ, क्या बताया, हाँ हेल्प क्या बताया आपने, जयशांत थोड़ा तेज बोलो, क्या करो, हेल्प के बाद क्या बताया, तो दे हेल्प के बाद they help in different ways, they help in different ways. अब किस तरह से हेल्प करती हैं, फर्स्ट न्यूट्रोफिल्स engulf and digest, they engulf and digest microorganism,
they are, full stop, they are phagocytes. They are phagocytes. तो ये वो न्यूट्रोफिल वो WBC हैं जो सीधे सीधे क्या करती हैं, किसी भी बैक्टीरिया को खा जाती हैं या किसी भी पैथोजन को खा जाती हैं. They are phagocytes. ठीक है. Yes. These phagocytes are disposed by other phagocytic cell called macrophages. B, monocytes. तो एक तो न्यूट्रोफिल बन के ये डिस्ट्रॉय करती हैं, दूसरा मोनोसाइट्स डिस्ट्रॉय. अब मोनोसाइट्स कैसे डिस्ट्रॉय करती हैं? दे आर मोटाइल एंड occasionally shows they are motile and occasionally shows phagocytic activity. Phagocytic activity show करती हैं. They are motile and occasionally shows phagocytic activity. Underline करेंगे next point. They generally change into macrophages. तो भाई साहब जो मैक्रोफेजेस होती हैं वो मोनोसाइट सेल ही हैं जो मैक्रोफेज में चेंज हो जाती हैं. सेकंड, तो पहला WBC था, सेकंड है मैक्रोफेजेस. तो मैक्रोफेजेस एक्चुअली क्या है? मैक्रोफेजेस वो WBC हैं जो पहले मोनोसाइट थी और वो डिजीज से फाइट करने के लिए मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई हैं. दे आर large phagocytic cell they may be of two type, wandering, एक वो जो घूमती रहती हैं, and fixed type. They may be of two type, wandering and fixed type. Sir, they may be, repeat कर दीजिए. Of two type, wandering, they may be of two type, wandering and fixed type. Wandering cells they occur throughout body. Fixed macrophages, Sir, wandering वाला actually sir थोड़ा next wandering cell, sir. wandering macrophages, they occur throughout body. They occur throughout body. While fixed macrophages located on in lining of blood and lymphatic capillary
मतलब ये हुआ कि जो ब्लड और लिम्फ ले जाने वाली जो कैपिलरी हैं, उन कैपिलरी की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, वहां पर ये चिपकी हुई होती हैं, फिक्स कंडीशन में रहती हैं। सो दे आर फाउंड इन फिक्स कंडीशन। तो यहाँ पर जिनकी बात की जा रही है फिक्स वाली मैक्रोफेजेस, तो ये क्या होती है, यहाँ पे रहती हैं और ये आकर के जब भी कोई इनसे पास होगा तो उसको एक खा जाने का काम करती है ना। और जो दूसरी वाली आपकी होती है वॉन्डरिंग वाली होती हैं, तो वॉन्डरिंग वाली हमारी बॉडी में फ्रीली मूव करती हैं एंड दे वर्क थ्रू आउट बॉडी। तो बॉडी के पूरे पार्ट में, सभी पार्ट में जा करके उसको खा जाने का काम करती हैं। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, थर्ड वाला। तो मैक्रोफेजेस हो गए, थर्ड है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्यों होता है? मतलब जलन होती है ना हमें कहीं कहीं भी, जब इन्फेक्शन हो जाता है, देखा ना, उस एरिया रेड पड़ जाता है, देखा कि नहीं देखा? यस है ना? तो जब हमें कभी एलर्जी होती है तो वो जलन मच जाती है। ठीक है, और तो ऐसा क्यों होता है, बता सकते हो? वहां खुजली होने लगती है। हाँ, देखो क्या होता है कि ये वो बताती है इन्फ्लेमेटरी, तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे एक सेल्स पाई जाती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मास्ट सेल्स, है ना, मास्ट सेल। तो यहाँ पे कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें मास्ट सेल कहा जाता है। मास्ट सेल, ये टॉक्सिक मटेरियल से क्या होता है, जब कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आता है तो मास्ट सेल की डेथ हो जाती है। मास्ट सेल जब मर जाती हैं तो इनसे एक मटेरियल रिलीज होता है जिसको हम हिस्टामाइन कहते हैं। ये हिस्टामाइन जो मटेरियल होता है, इसके रिलीज हो जाने से हमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन, जलन वगैरह हमें कॉज होती है, जिस जगह पे मास्ट सेल, ये हिस्टामाइन रिलीज हो जाएगा, है ना। अब ये क्या करती हैं, उस एरिया को जहां पे अब ये मास्ट सेल से हिस्टामाइन रिलीज हुआ, हिस्टामाइन गया और हिस्टामाइन स्किन में उस एरिया को रेड कर देगा। रेड कैसे कर देगा? हिस्टामाइन जो वहां पे आने वाली ब्लड कैपिलरीज हैं, उन ब्लड कैपिलरीज को इन्फ्लेट कर देगा, मतलब उनके वॉल्यूम को बढ़ा देगा, और जिससे क्या होगा, वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड का फ्लो बढ़ जाने की वजह से वो एरिया क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो, सो दैट विल मेक रेड। ठीक है, वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाएगा, क्यों रेड हो जाएगा? क्योंकि ब्लड का फ्लो वहां पर बढ़ जाता है और उस एरिया में क्या करेगा, स्वेलिंग कॉज कर देगा, जिससे ये बॉडी को पता चल जाएगा कि किस पार्ट में अटैक हुआ है, कहां पर अटैक हुआ है। इस रिस्पॉन्स को हम लोग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, नोट करिए। फॉरेन मैटर, फॉरेन मटेरियल प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब वो फॉरेन मैटर कोई भी एंटीजन हो सकता है। फॉरेन मैटर प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस which kill mast cell, which kill mast cell, full stop. These broken mast cell, these broken mast cell releases histamine. These broken mast cell releases histamine. Full stop. Histamine causes dilation of, histamine causes
डायलेशन ऑफ blood capillaries and increases permeability of capillary wall. Full stop. As a result, more blood flow in that area, making it red, warm, and causes तो मेकिंग के बाद क्या बताया थे? making it red, warm, and causes swelling. ठीक भाई, फीवर क्या होता है? 1/4 एक और है, दैट इज फीवर। तो फीवर बढ़िया होता है कि गलत होता है? सर बताओ सही भाई। होता है। क्यों सही होता है? सही तो होता है, यू आर बॉडी राइट। का टेम्परेचर राइज होता है तो वो पैथोजन को किल करने में सपोर्ट करता है वेरी गुड, इम्यून वेरी गुड, वेरी सिस्टम गुड, का। वेरी गुड। ठीक है, नोट करेंगे। तो पहले मैं बता दूं फीवर होता क्या है। फीवर एक बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने को आप जानते हो, हम लोग फीवर कहते हैं। और जो फीवर राइज होता है वो एक प्रोटीन रिलीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइरोजन। इसका नाम बड़े याद रखना। पाइरोजन जो प्रोटीन होती है किसी अटैक के रिस्पॉन्स में रिलीज होती है, और ये रिलीज कौन करता है? इट इज रिलीज बाय मैक्रोफेजेस, जिसकी वजह से बॉडी में फीवर आता है ना। जब पायरोजन जो होता है वो हमारे ब्रेन में इंक्रीज, मतलब ये पहुंच जाता है, तो बॉडी क्या होती है? बॉडी तो थर्मोस्टेट है, अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना जानती है, ठीक है ना। जिससे ब्रेन क्या करता है? पूरे बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब हायर बॉडी टेम्परेचर जो होता है तो क्या होता है? ये माइक्रोफेजेस ने पायरोजन रिलीज किया, इट रीचेस टू ब्रेन। और हमने पढ़ा हुआ था 11th में, मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेन हमारा होता है वो ब्रेन ही है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हाइड ब्रेन। अब ब्रेन क्या करता है? इंक्रीज कंप्लीट बॉडी टेम्परेचर। ये पूरे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, अब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाने की वजह से बॉडी में जो आयरन का लेवल हो जाता है वो गिर जाता है, ठीक है ना। आयरन लेवल डिक्रीजेस। अब सर बैक्टीरिया को, पाइरोजन कोई हार्मोन है? पायरोजन बेटा एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है ना। ओके। ठीक है, तो अब क्या होता है कि टेम्परेचर, आयरन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, और बैक्टीरिया को डिवाइड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए आयरन जरूर चाहिए, जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ सप्रेस। इस तरह से जो फीवर होता है वो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। नोट कर लो इसी बात को। सर एक बार दोबारा से ये प्रोसेस समझा दीजिए। ठीक है बेटा, दोबारा समझा देते हैं, कोई नहीं। सॉल्व देखो, होता क्या है कि जब बॉडी में अटैक होता है तो उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। मैक्रोफेजेस एक प्रोटीन रिलीज करती हैं, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं पाइरोजन। तो पाइरोजन इज टाइप ऑफ प्रोटीन। पाइरोजन रिलीज होती है, ये क्या करती है? पाइरोजन ब्लड के थ्रू रिलीज हो गई, ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंचती है।
ब्रेन क्या करता है, पूरे के पूरे बॉडी के टेम्परेचर देता है। अब जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से अपने आप ब्लड में आयरन का लेवल डाउन हो जाएगा। अब आयरन का लेवल जब कम हो गया, को तो आयरन चाहिए था ग्रोथ करने के लिए, आयरन का लेवल कम हो जाने से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाने से हमारा फायदा, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। सर ये ठीक है? सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, वायरस की ग्रोथ को नहीं रोकेगा? किसी भी पैथोजन की ग्रोथ को रोकने का नहीं, लेकिन आयरन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, बैक्टीरिया ग्रोथ। ठीक है? और वायरस के केस, इन्फेक्शन में फीवर, वायरस के इन्फेक्शन में वायरस को फेवरेबल कंडीशन चाहिए, है ना। फीवर आया, उसने वायरस के लिए जो फेवरेबल कंडीशन और टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर बिगाड़ दिया, जिससे वायरस की ग्रोथ रुक जाएगी, वायरस रेप्लिकेट कम होना बंद हो जाएगा। ओके ओके सर। ठीक है, नोट कर लो, नोट करेंगे। बॉडी टेम्परेचर राइज causing fever. Body temperature rise causing fever. This is done by a protein called pyrogen. Underline pyrogen. Full stop. Pyrogen is released by macrophages. Next point. When pyrogen reaches to our brain, it increases complete body temperature. When pyrogen reaches to our brain, it increases body temperature. Next point. Rise in body temperature lowers iron level, which causes the suppress in growth of bacteria. ठीक है, तो ये होगा फीवर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सेकंड वाला जो था, ये तो था सब सेलुलर बैरियर थे। अब आ जाते हैं साइटोकाइन बैरियर में। तो सेकंड हमने पढ़ा था साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था सिंपली कि साइटोकाइन बैरियर में जैसे सपोज दैट ये बहुत सारी सेल्स है आसपास, ये बीच में इनके इंटरसेलुलर स्पेसेस है। अब इनमें से क्या हुआ कि किसी पर्टिकुलर सेल में अटैक हुआ, है ना। तो ये किसी भी पर्टिकुलर सेल में अटैक हुआ, सपोज दैट इस वाली सेल में अटैक हुआ, और अटैक होने के बाद ये सेल की डेथ हो गई, मर गई सेल। जब ये सेल की डेड होने लगी तो इसने क्या किया, ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन रिलीज करती है। इस प्रोटीन को आईएफएन कहते हैं। आईएफएन आसपास की जितनी सारी सेल होंगी, है ना, उन सेल पे जाके डिफ्यूज आउट होगी, और आसपास की सेल में डिफ्यूज होने के बाद ये जिस वायरस की या जिस बैक्टीरिया की वजह से ये सेल मरी होगी, उस वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ इन सेल को क्या कर देता है, इम्यून बना देता है ना, जिससे कि
ये जो वायरस इस सेल से निकल करके आसपास की सेल में ना फैलने पाए, इसको हम लोग साइटोकाइन बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो अनइंफेक्टेड सेल को ये बचाता है, ठीक है, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना होने पाए। क्लियर? नोट करो। Yes, sir. When a cell invaded by virus, when a cell invaded by virus, cell produces antiviral protein interferon, IFN. Cell produces antiviral protein it is released by it is इंटरफेरेंस के बाद IFN मेरे भाई, IFN लिखा तो है, IFN. It is released by उसके बाद उसके बाद तो बोलने वाला हूँ. It is released by infected and dying cell. It is released by infected and dying cell. Full stop. This IFN reaches to nearby. This IFN reaches to nearby uninfected cell. This IFN reaches to nearby uninfected cell. And makes them resistant to viral infection and makes them resistant to viral infection. ठीक है, एक और पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे, स्टार बना के, फीवर इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन. समझ गया ना? फीवर इंक्रीजेस प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन. ठीक है, डन. ओके, अब आ जाते हैं हम लोग वो स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में, है ना. व्हाट इज स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म? तो देखते हैं स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है. लो, specific defense mechanism. Specific defense mechanism. नेक्स्ट हेडिंग है स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म. अब देखो भाई, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, दिस इज कॉल्ड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस.
और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? दिस इज इम्यून सिस्टम। हम लोगों ने वो पढ़ा हुआ है क्या, क्या बोलते हैं इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने बनवाया था क्या, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर? यस सर। है ना, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर मैं बनवा ही चुका हूँ, है ना, L2H2 वाला, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन होती हैं, ठीक है, नोट करेंगे। यस सर। Any foreign matter which enters in our body is called एंटीजन। अच्छा, मैं एंटीजन बता चुका हूं आपको, एंटीजन क्या होते हैं बताया था। Yes. यस सर। Any foreign matter that enters in body is called antigen or immunogen। Any बताना क्या कह रहे हो भाई जीशान, तेज से बोलो, मुझे समझ नहीं है क्या कहा आपने। रिपीट कर दूं, ठीक है। Any foreign matter that enters in our body is called antigen or immunogen, full stop। It stimulates our immune system to produce, it stimulates to our immune to produce एंटीबॉडी। तो इसकी वजह से एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। These antibodies fight with antigens and makes them inactive or harmful। अब देखो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता ही चुका हूं, है ना, और 2 हैवी चेन होती हैं 2 लाइट चेन से बनी होती है, इसलिए उसको H2L2 कहते हैं, है ना। Makes them के बाद makes them inactive or harmless, ठीक है। अब देखो इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी सेल फंक्शन करती है ना, ये इंपॉर्टेंट। तो देखो इम्यून सिस्टम को मतलब एक्टिवेट करने वाली 2 सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, है ना। देखिए अब देखो क्या होता है, लिम्फोसाइट्स सेल्स जो होती हैं, lymphocytes, these lymphocyte cells are, they are the main cells of immune system। they are main cells of immune system। यही क्या करती है, मेनली एंटीबॉडीज को रिलीज करने का फंक्शन करती है, ठीक है। अब देखो इनमें से कुछ जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, दे अंडरगो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होती है। अब कहां कहां पर डिफरेंशिएशन होती है, अब क्या होता है कि इनमें से कुछ लिम्फोसाइट, ध्यान से समझना, कुछ लिम्फोसाइट जो हमारे बर्सल बर्सल BURSAL बर्सल लिम्फोइड टिश्यू, एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनको हम बर्सल लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं।
वो जो बर्सल लिम्फोइड टिश्यू में जाकर के डिफरेंशिएट होती है, उनको हम बी सेल्स बोलते हैं। अब भाई बर्सल लिम्फोइड टिश्यू क्या होते हैं? बी सेल्स। तो देखो बर्सल लिम्फोइड टिश्यू पाए कहां जाते हैं? ये भाई साहब पाए जाते हैं हमारे टॉन्सिल में। पेयर्स पैचेस, याद है ना पेयर्स पैचेस भाई लोगों? लास्ट ईयर बताया था पेयर्स पैचेस। बोलो हाँ कि ना? आयशा, अपेंडिक्स, रेयान, यस सर। याद है कहां पे होते हैं पेयर्स पैचेस? चलो बताओ इसी बात पे फिर, जल्दी बताओ। सर स्प्लीन के ऊपर। हाँ, स्प्लीन के ऊपर ना भाई। जीशान, ये भी जीशान भी था क्या लास्ट ईयर क्लास में? उसके इलियम इलियम के ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड, इलियम में पाया जाता है। याद रखो 11th वाला तैयार करो भाई। वेरी गुड, इलियम में पाया जाता है ना। तो इसीलिए इनको हम बी लिम्फोसाइट सेल बोलते हैं ना। बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स इन्हीं को हम बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब देखो दूसरे क्या होते हैं, उनको हम टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ये जाकर के हमारे थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड में डिफरेंशिएट होते हैं, इसीलिए इनको टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो बी सेल टी सेल होती हैं, यही मेनली हमारा इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक, समझ आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। समझ आ गया, बहुत बढ़िया, शाबाश, लोग बहुत इंटेलिजेंट होकर समझ में आ गया। तो चलो फिर आगे की कहानी भी समझ लेते हैं। अब देखो भैया, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करो। हाँ क्या कह रहे हो? थोड़ा तेज बोलो भाई, कौन बोला? सर मैं बोल रहा हूँ एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा। आयान तुम तेज बोलो दोस्त, समझ नहीं आया मुझे, कुछ थोड़ा सा आवाज माइक्रोफोन के आस आके। हाँ सर रिपीट सर मैं कर बोल दो। एक बार रिपीट कर दो सर, थोड़ा हाँ समझ में चलो, नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, है ना। देखो मैंने आपको बताया कि हमारा जो लिम्फोटिक सिस्टम होता है ना, लिम्फ सिस्टम होता है, उसमें लिम्फोसाइट पाई जाती हैं। अब मैंने कहा कि जो इम्यून सिस्टम हमारा मेनली है, वो इम्यून सिस्टम को बनाने का है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को मेंटेन करने का, ये पूरा उनके कंधों में बोझ है लिम्फोसाइट्स के। लिम्फोसाइट सेल डिफरेंशिएट होती हैं। सेल डिफरेंशिएशन आप जानते हो, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सेल है, बेसिक सेल है, जिसको कि उसका एक स्पेसिफिक काम दिया है, उसको स्पेशल मिशन दिया जाता है। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अब क्या होता है डिफरेंशिएशन, कुछ लिम्फोसाइट जा करके एक पर्टिकुलर टिश्यू है जिसको बोलते हैं बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू, उसमें जाकर के डिफरेंशिएट होती हैं। बुर्सल लिम्फोइड टिश्यू टॉन्सिल में पाया जाता है, पेयर्स पैचेस में पाया जाता है, अपेंडिक्स में पाया जाता है। तो ये लिम्फोसाइट सेल जाती हैं और टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स के बुर्सल लिम्फोसाइट टिश्यू में जाकर के डिफरेंशिएट होती हैं। हम इनको एक नाम देते हैं बी सेल्स। कुछ लिम्फोसाइट हमारी थाइमस ग्लैंड, जो कि हमारे गले के पास जाया जाती है, उसमें जाती है, वहां डिफरेंशिएट होती है, इनको हम टी सेल्स बोलते हैं। बी सेल और टी सेल दोनों का ही काम क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना या एंटीबॉडी को बनाना। क्लियर है? ओके सर। ठीक है, अब देखो, अब बी सेल्स की पहले हम लोग बात करेंगे बी सेल्स की। तो ऐसा नहीं कि सब बी सेल एक ही जैसी होती है। तो सबसे पहले होती है प्लाज्मा बी सेल्स। अब भाई प्लाज्मा बी सेल्स क्या नोट करो, दे आर कॉल्ड, अंडरलाइन करेंगे, एंटीबॉडी फैक्ट्री। यहीं पे एंटीबॉडी बनती है। दे आर कॉल्ड एंटीबॉडी फैक्ट्री। एंटीबॉडी get dissolved with lymph and get dissolved with lymph and circulate in body
by this way it disposes antigen. इसी के नीचे लिखो नोट, नीट का क्वेश्चन है, each person can make 10 to power 7 to 10 to power 9 type of antibody. Each person can make 10 to power 7 to 10 to power 8, sorry, 10 to power 9, 10 to power 8, 10 to power 7 to 10 to power 8 different type of antibodies. सर एम सेल्स भी ये पेयर्स पैचेस में पाए जाते हैं। कौन कौन कौन? एम सेल्स। एम सेल्स? यस सर। ये कौन से सेल होते हैं? एम ये नो सर, सिर्फ एम सेल्स। एम सेल्स सर म्यूकोसा से रिलेटेड रहते हैं। म्यूकस सेल्स की बात कर रहे हो क्या? ये सर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। म्यूकस सेल्स होते हैं वो हमारे जितने म्यूकस वाला जो रीजन होता है ना, ठीक है, म्यूकस सीक्रेट के म्यूसिलेजिनस सीक्रेट करने वाला एपिथेलियल सेल्स होता है, वहां पे इनका फॉर्मेशन होता है म्यूकोसा सेल्स, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये म्यूकस सेल्स हैं एक्चुअली, है ना, ये हमारे इसमें नहीं आएंगी, मतलब एंटीबॉडी नहीं सीक्रेट करती, ये लाइसोजाइम सीक्रेट करती हैं, जिस लाइसोजाइम की हेल्प से क्या करती हैं, किसी भी बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है। लेकिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा, थर्ड लाइन में नहीं आएगा। ओके सर, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, अच्छा एक और इसी में एक पॉइंट और लिखना है, दे आर शॉर्ट लिव्ड, दे आर शॉर्ट लिव्ड, ये एंटीबॉडी ज्यादा समय तक हमारे ब्लड में नहीं रहती हैं, शॉर्ट लिव्ड। नेक्स्ट, मेमोरी बी सेल, दूसरी होती है मेमोरी बी सेल। तो पहली हो गई प्लाज्मा बी सेल, दूसरी हो गई मेमोरी बी सेल। फॉर लॉन्ग टाइम and quickly dispose the antigen, they live for, हाँ, so दोबारा रिपीट करना। they live for memory B cell, they live for long time, they live for long time and quickly dispose the antigen in case of reinfection। अगर ये मेमोरी सेलें पुरानी कोई भी डिजीज अगर पहले हुई है, उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनी थी, इस बात की मेमोरी को ये स्टोर करके रखती है, ठीक है। और जब री इन्फेक्शन होता है तो तुरंत एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है और उसको मार देने का काम करती है, उनको मेमोरी बी सेल बोलते हैं। क्लियर है? देख क्या बताया सर आपने? नहीं क्या भाई? रिपीट कर, मेरा नहीं दोबारा से रिपीट। मैं ये कह रहा था कि देखो, ये जो मेमोरी बी सेल्स होती हैं, जब कभी भी कोई बीमारी पहली बार आती है तो उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनी थी, इस मेमोरी को ये स्टोर करके रखती है, इस मेमोरी को ये स्टोर करके रखती हैं। अब क्या होता है, जब सपोज दैट कि कोई भी स्मॉल पॉक्स का वायरस था, तो स्मॉल पॉक्स के वायरस के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी थी उसकी मेमोरी को स्टोर करके रखती हैं। दोबारा से जब स्मॉल पॉक्स का वायरस आएगा तो बहुत स्पीड से उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी बना देंगी, क्योंकि इनको पता था कि कौन सी एंटीबॉडी इसके खिलाफ बनाई गई थी। इस मेमोरी को स्टोर करके, ये मैंने बताया, ठीक है। यस सर। सर आप देखिए कर दें जो आपने लिखा है सर। क्या
क्या कह रहे हो? रिपीट कर दें, रिपीट स्टार्टिंग से जो पॉइंट्स लिखाए आपने। कहाँ से सर रिपीट करूं ये तो बताओ। मेमोरी बी सेल्स के पॉइंट्स, बी सेल के पूरे पॉइंट? मेमोरी बी सेल्स के। अच्छा, मेमोरी बी सेल्स के नोट करो। दे लिव फॉर लॉन्ग टाइम, they live for long time and quickly dispose infection in case of reinfection, in case of reinfection। ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। देखो, लिम्फोसाइट ना, अब आ जाते हैं टी सेल्स। टी सेल्स, अब टी सेल क्या काम करती हैं, तो इनका भी वही है ना, नोट करेंगे। टी लिम्फोसाइट lymphoid tissue, T lymphocyte leaves lymphoid tissue and migrate to site of infection. T lymphocyte leave lymphoid tissue and migrate to site of infection. They have lifespan of 4 to 5 years. So ठीक they है, have they have lifespan of 4 to 5 years. Next point. T cells are functionally of 4 types. First है killer T cell. Killer T cell, they secrete a protein called perforin. They secrete a protein called perforin, which puncture this invader, which puncture the invader cell
which puncture the invader cell and kill it. स्टार बना के लिखेंगे, किलर टी सेल डिस्ट्रॉय कैंसर सेल, किलर टी सेल डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स. B, helper T cells. Helper T cell. Helper T cell stimulate B cells. ये B cell की मदद करती हैं. They stimulate B cell to produce antibody and they also stimulate killer T cell to kill. समझ गए? Next, suppressor T cell. Suppressor T cell. It inhibit immune response of it inhibit immune response of B and T lymphocyte after infection is controlled. तो जब इन्फेक्शन खत्म हो गया तो बी सेल और टी सेल को काम करने से रोकने का काम जो काम करती हैं वो सप्रेसर टी सेल करती है. ठीक है. वन लास्ट, थर्ड फोर्थ वाली, मेमोरी टी सेल. Memory T cells. Memory T cells, they maintain the memory of pathogen which have already infected body. क्लियर है भाई लोगों? समझ आ गया? क्यों भाई? यस सर. सर एकदम बढ़िया. मैं जो काम मेमोरी बी सेल करती है वही काम मेमोरी टी सेल करती है. कोई डिजीज अगर एक बार पहले हो गई है तो उसके खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी बनाई गई थी, है ना, उसको ये मेंटेन रखती है. ओके सर. ठीक है. एक और चीज लिख लीजिए इसी में, है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं बॉडी में, कहाँ कहाँ हालांकि लिम्फॉइड ऑर्गन्स. तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे लिम्फॉइड ऑर्गन्स, मतलब जहां जहां ये लिम्फ का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन. ठीक है. तो सबसे पहले आते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. प्राइमरी lymphoid organ.
तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में these include bone marrow and thymus. Bone marrow and thymus. In these organs, immature lymphocyte cells सर रिपीट कर दीजिए. in these organ immature lymphocyte cell differentiate immature lymphocyte cells differentiate into antigen sensitive lymphocyte cells. From here, they migrate into सर डिफरेंशिएट antigen sensitive lymphocyte cells. From here, they migrate into secondary lymphoid organ. ठीक है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, जब हम पैदा होते हैं तो बड़ा और धीरे धीरे वो छोटा होता जाता है. कौन सा है? यही कारण है कि हम जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज होती जाती है. कौन बताएगा? सर स्प्लीन. नहीं बेटा, नोट करो, नोट इसी में नीचे लिखो नोट. थाइमस इज क्वाइट लार्ज at the time of birth and it keep on reducing with age. Quite large. Thymus is quite large at time of birth and it keep on reducing with age. ठीक है. Secondary lymphoid organ. Secondary lymphoid organ. These include the spleen, lymph node, tonsil, Peyer's patches, and appendix. These organs are the site where interaction of lymphocyte takes place with antigen.
ठीक है भाई। एक बार दोबारा रिपीट कर देना। अरे मेरे मालिक, कितना रिपीट करवाओगे भाई? क्या हुआ? मतलब तुम लोग, मेरी आवाज साफ नहीं आती क्या? चक्कर क्या है ये बताओ भाई। सर एक्चुअली में थोड़ा सा नेट इशू है तो कभी कभी आवाज आती है। नेट सब यूज कर डालते हो इस समय तक तुम लोग, हैं ऐसा? नो नो सर। सर है नेट है। हाँ सर वाईफाई लग रहा है मेरे घर में तो फिर भी इशू हो रहा है। नहीं। ठीक है चलो, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ ऑर्गन को बता रहा हूँ। हाँ, चलो मैं फिर से बताता हूँ। These secondary lymphoid organs are site secondary lymphoid organs are site where interaction of lymphocyte with antigen takes place ठीक है, फुल स्टॉप। ये थे हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहां जहां प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सर हाँ बोलो बेटा। सर एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट का इंटरेक्शन एंटीजन से सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है ना? एग्जैक्टली। और प्राइमरी में उनको सेंसिटिव बनाया जाता है कि एंटीजन के लिए वो सेंसिटिव बन जाए। ओके, और वो सेकेंडरी में आगे उनका इंटरेक्शन एंटीजन से हो जाता है। एग्जैक्टली। ओके वार जोन यही है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ठीक है भाई लोगों, अब देखो नेक्स्ट है हमारा HIV। लेट मी चेक इट। HIV की जो लाइफ साइकिल है, ये भाई बहुत पूछी जाती है इसमें। ये HIV की लाइफ साइकिल बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके किसके लिए? जो बोर्ड के लिए। अब देखो, मुझे चेक करने दो कि मेरे पास इसका स्लाइड है कि नहीं है, डिजीज का है क्या, लाइफ साइकिल है या नहीं है। लेट मी चेक इट। नहीं होगी। जेनेटिक्स रिप्रोडक्शन, वेट, एक मिनट दीजिए, मुझे चेक करने दीजिए। सर। हाँ जी बेटा। सर एंटीजन तो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है ना, तो उनका इंटरेक्शन किसी सिर्फ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्यों होता है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है, वहां पे ये मौजूद होती हैं, है ना। हमने पढ़ा ना कि कुछ वॉन्डरिंग सेल्स होती हैं, कुछ वहां पहुंच जाती हैं। तो लिम्फ मतलब एंटीजन तो बॉडी के हर पार्ट में है, ठीक है, लेकिन वो सर्कुलेशन सब जगह चलता रहता है, तो उसे जाना तो यहाँ भी पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे इन्फेक्शन है वहां पे ज्यादा काम होगा ना। हाँ, जहां पे इन्फेक्ट, तो ये भी है ना कि ये जो इनका दूसरा तरीका क्या है, ये एंटीबॉडीज बना बना के उसको डिसॉल्व करती जा रही हैं। ओके ओके। हर जगह फाइट अलग अलग तरह से लगी हुई, समझे ना, हर जगह फाइट अलग अलग तरह से हो रही है। ओके सर। ऐसा है। तो ये अलग अलग टाइप के फाइटर्स हैं जो अलग अलग तरह से फाइट कर रहे हैं।
देखो देखो भाई कैसे फंक्शन करता है ये डायग्राम मैं आपके समझाने के लिए। अब HIV वायरस होस्ट सेल के पास में आता है ना। ये होस्ट की कुछ चैनल प्रोटीन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, उसे अटैच हो जाता है। अटैच होने के बाद एज यूजुअल जो वायरस का शेल है वो बाहर रह जाता है, ठीक है। और ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल है ये अंदर चला जाता है। ये वायरल आरएनए, ठीक है। वायरल आरएनए में एक एंजाइम मौजूद है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। मैं आपको पढ़ा चुका हूं, है ना, याद है ना भाई, काफी दिन हो गए जेनेटिक्स पढ़ाए हुए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या काम करेगा ये? वायरस के पास एक एंजाइम है, क्या काम करेगा? इतनी देर लगेगी कि घूंसा मारना चाहिए तुम लोगों को, इतनी देर लगेगी पूछ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का फंक्शन बताने में। सर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बहुत मारूंगा आयशा पकड़ के। रेहान किधर हो? आरएनए टेम्पलेट से बनाएगा ना, आरएनए टेम्पलेट पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना देगा। हाँ राइट, उल्टा करेगा। हाँ आरएनए ये कहो आरएनए की टेम्पलेट पे डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स काम करेगा। यस सर। रेहान याद नहीं तुम बाकी लोगों को हैं? जीशान तुम बस यही पूछना कि सर दोबारा रिपीट कर दो, है कि आंसर भी दोगे? क्यों बाकी लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो? कुटाई होगी किसी दिन पकड़ के तुम लोगों की। रिवीजन करो, मैं पूछूंगा किसी दिन, टेस्ट लूंगा, क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे बोलूंगा और वीडियो ऑन करके टेस्ट लूंगा, इसलिए देख भी नहीं पाओगे पेज पलट के नेट में। जेनेटिक्स सब लोग रिवीजन करेंगे, भूल जाएगा, कुछ आइडिया है? बिल्कुल भूल जाएगा, हवा नहीं लगेगी अगर सोचोगे एग्जाम टाइम में रिवीजन करेंगे। जितनी आसानी से पढ़ लिया तुमको लग रहा है कि अरे सब याद रहेगा, ठीक है, फिर बोलना सर रिवीजन करवा दो। कराऊंगा नहीं, समझे रहे ना। रिवीजन करो सब लोग, जितना पढ़ा दिया पीछे वाला भूल रहे हो तुम लोग। बहुत इजी मैंने क्वेश्चन पूछा, उसी में धड़ाम हो गए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अब देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, जैसे आरएनए की टेम्पलेट पे डीएनए, फिर वो जो डीएनए इसका होगा, ठीक है। अब देखो वायरल डीएनए, तो ये वायरस का डीएनए होगा। वायरस का डीएनए होस्ट के मतलब हमारे डीएनए में जाके इंटीग्रेट कर जाएगा, है ना। और इंटीग्रेट करने के लिए हमारे डीएनए को क्या कर लेगा, टेक ओवर कर लेगा और उससे वो काम करवाएगा जो उसको अपना काम करवाना है। अब वो क्या करेगा, अपनी न्यू वायरल आरएनए की कॉपी बनाना शुरू करेगा। ये नए वायरल की आरएनए की कॉपी बनी, उसके बाद क्या करेगा, न्यू वायरल आरएनए जो होगा उसको हेल्प करेगा प्रोटीन बनाने में, है ना, मेक वायरल प्रोटीन। तो इसी की हेल्प से वायरल प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन और आरएनए एसोसिएट होकर के एक नए आरएनए इसका फॉर्मेशन करेगा और ये फॉर्म करके बाहर की तरफ छोड़ देगा। समझ आया? कोई डाउट? यस सर। पक्का क्लियर है ना? सर एक बार डीएनए से दोबारा समझा दीजिए। देखो ना, इसने क्या किया, आरएनए, इसके पास आरएनए होता है तो आरएनए की टेम्पलेट पे डीएनए बनाया। अब ये डीएनए एंटर करेगा, ये देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहां पे हुआ, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और अब डीएनए एंटर कर गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये डीएनए होस्ट के मतलब जो मरीज है उसकी सेल के डीएनए में इंटीग्रेट कर गया, कट मारा, उसके डीएनए में कटिंग की
और खुद को ऐड कर लिया, मतलब इंटीग्रेट कर लिया। अब होस्ट के डीएनए को टेक ओवर कर लिया, उससे अपने फंक्शन करवाएगा, अपने काम करवाएगा। होस्ट के डीएनए से, अब होस्ट का डीएनए अपना आरएनए नहीं बनाएगा, अब होस्ट का डीएनए क्या करेगा कि ये वायरस बनाएगा। वायरस का आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद ये आरएनए क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। प्रोटीन और आरएनए मिल करके एक जात असेंबल हो जाएंगे और असेंबल होकर के नए वायरस का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरह से नया वायरस इस सेल के बाहर आ जाएगा। दैट्स हाउ एचआईवी वायरस डू। ओके समझ सर। आया? इसको ड्रॉ कर लो, इसीलिए मैंने ये वाला डायग्राम आपको दिखाया। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इनमें से एक सिर्फ कोई भी ड्रॉ कर लो, है ना। थर्ड स्टेप, जो मैं कहूँ बस वही ड्रॉ करना। फोर्थ, ये फिफ्थ पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ नया ये सिक्स स्टेप ही होगा और नया आरएनए का फॉर्मेशन। बाकी कोई डायग्राम मत बताना।
ड्रॉ कर लिया क्या? हेलो, किधर भाग गए बाकी सारे? हेलो, आवाज आ रही भाई? आवाज आ रही है? आवाज ही नहीं आ रही भाई आप लोग की। भाई आवाज नहीं आ रही। अच्छा चलो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और